सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की कहानी। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका एक छोटा सा खेत था जहां वे दिन भर परिश्रम किया करते थे। किंतु कठोर परिश्रम के उपरांत भी कृषि से प्राप्त आमदनी उनके जीवन यापन हेतु पर्याप्त नहीं थी और वे निर्धनता का जीवन व्यतीत करने हेतु विवश थे। एक दिन किसान बाजार से कुछ मुर्गियां खरीद लाया। उसकी योजना मुर्गियों के अंडे विक्रय कर अतिरिक्त धन उपार्जन था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर उसने घर के आंगन में एक छोटा सा दरबा निर्मित किया और मुर्गियों को उसमें रख दिया। भोर होने पर जब उन्होंने दरबे में झांक कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। वहां अन्य अंडों के साथ एक सोने का अंडा भी पड़ा हुआ था। किसान उस सोने के अंडे को अच्छी कीमत पर जौहरी के पास बेचाया। अगले दिन फिर उन्होंने दरबे में सोने का अंडा पाया। किसान और उसकी पत्नी समझ गए कि उनके द्वारा पाली जा रही मुर्गियों में से एक मुर्गी अद्भुत है। वह सोने का अंडा देती है। एक रात पहरेदारी कर वे सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को पहचान गए। उसके बाद से वे उसका खास ख्याल रखने लगे। उस मुर्गी से उन्हें रोज सोने शिव रक्षा एनिमल्स कार्टून। दो दोस्त एक घने जंगल से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक भालू उनकी तरफ आ रहा है तो उनमें से एक शीघ्र ही ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया और छुप गया। परंतु दूसरा दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह असहाय सा खड़ा रह गया। तब उसे अपनी पाठशाला का एक सबक याद आया कि भालू मरे हुए आदमी का शिकार नहीं करते। वह बिल्कुल एक मृत व्यक्ति की भांति धरती पर सांस रोककर सीधा लेट गया। भालू उसके पास आया और उसे सूंघ कर चला गया। थोड़ी देर बाद उसका मित्र पेड़ से उतर कर आया और उससे पूछने लगा, मित्र, भालू ने तुम्हारे कान में क्या बुदबुदाया? उसने उत्तर दिया, भालू ने कहा कि संकट की घड़ी में जो भाग जाए वह सच्चा मित्र नहीं होता। शिव रक्षा एनिमल्स कार्टून। दो बकरियों की कहानी। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में रहने वाले लोगों ने नदी पार करने के लिए उस पर एक पुल बनाया हुआ था। लेकिन वह पुल इतना संकरा था कि एक बार में केवल एक ही व्यक्ति उसे पार कर सकता था। एक दिन की बात है। एक बकरी नदी पर बने उस पुल को पार कर रही थी। पुल पर चलते चलते उसने देखा कि एक दूसरी बकरी उसी पुल पर विपरीत दिशा से आ रही है। कुछ ही देर में दोनों पुल के बीचों बीच पहुंच गई। पुल को एक बार में केवल एक ही बकरी पार कर सकती थी। इसलिए दोनों बकरियां कुछ देर तक इंतजार करती रही कि सामने वाली बकरी पीछे हट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिली, बल्कि अकड़ कर खड़ी रही। तब एक बकरी दूसरी बकरी से बोली, तुम मुझे जाने का रास्ता दो, क्योंकि मैं तुमसे बड़ी हूँ। इस बात पर दूसरी बकरी हंस पड़ी और बोली, होगी तुम मुझसे बड़ी, लेकिन मैं तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं तुमसे जल्दी ये पुल पार कर लूंगी, इसलिए तुम मुझे रास्ता दो। पहली बकरी बोली, मैं तुमसे बड़ी भी हूँ और ताकतवर भी, इसलिए हट जाओ। कुछ देर तक दोनों में इस बात पर बहस होती रही कि दोनों में कौन ज्यादा ताकतवर है। फिर बहस लड़ाई में बदल गई। दोनों अपनी सींगों से एक दूसरे पर वार करने लगी। धीरे धीरे उनकी लड़ाई बहुत बढ़ गई। परिणाम ये हुआ कि उनका संतुलन बिगड़ा और वे दोनों पुल से नीचे नदी में जा गिरी। नीचे नदी की तेज धार उनको बहा ले गई और अंततः दोनों मर गई। कुछ देर बाद दो और बकरियां विपरीत दिशा से उस पुल पर चलते हुए आई और बहस करने लगी कि कौन पीछे हटेगी और कौन दूसरे को रास्ता देगी। इस बार एक बकरी ने समझदारी से काम लिया और कुछ देर सोचकर दूसरी बकरी से बोली, ये पुल बहुत संकरा है, इसे एक बार पार कर सकता है। यदि हमने लड़ने की मूर्खता की तो नदी में गिरकर अपनी जान गंवा देंगी। इसलिए ऐसा करते हैं कि मैं पुल पर लेट जाती हूँ, तुम मुझे लांघ कर दूसरी ओर चले जाना। दूसरी बकरी को भी ये बात समझदारी भरी लगी। उसने पहली बकरी की बात मान ली। पहली बकरी पुल पर लेट गई और दूसरी बकरी उसे लांघ कर दूसरी ओर चली गई। इस तरह दोनों ने पुल पार कर लिया। सीख एक गुस्सा और अहंकार बर्बादी की ओर ले जाता है। 2. वही समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का समाधान निकल आता है। जंगल में भूत की कहानी। एक जंगल में एक भूत रहता था। सियार उसका सेवक था। जोड़ी अच्छी थी। शेरों के समाज में तो उस भूत की कोई इज्जत नहीं थी,
क्योंकि वह शिकार सभी दूसरे शेरों का कर चुका था, इसलिए वह अलग थलग रहता था। उसे सियार जैसे चमचे की सख्त जरूरत थी, जो 24 घंटे उसकी चमचागिरी करता रहे। सियार को बस खाने का जुगाड़ चाहिए था। पेट भर जाने पर सियार उस भूत की वीरता के ऐसे गुण गाता कि भूत का सीना फूलकर दुगना चौड़ा हो जाता। एक दिन भूत ने एक बिगड़ैल जंगली सांड का शिकार करने का साहस कर डाला। सांड बहुत शक्तिशाली था। उसने लात मारकर भूत को दूर फेंक दिया। जब वह उठने को हुआ तो सांड ने फांफा करते हुए भूत को सींगों से एक पेड़ के साथ रगड़ दिया। किसी तरह भूत जान बचाकर भागा। भूत सींगों की मार से काफी जख्मी हो गया था। कई दिन बीते, परंतु भूत के जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। ऐसी हालत में वह स्वयं शिकार करना सियार के बस का नहीं था। दोनों भूखों मरने की नौबत आ गई। भूत को यह भी भय था कि खाने का जुगाड़ समाप्त होने के कारण सियार उसका साथ न छोड़ जाए। भूत ने एक दिन उसे सुझाया, देख, जख्मों के कारण मैं चल नहीं सकता। शिकार कैसे करूं? तू जाकर किसी बेवकूफ से जानवर को बातों में फंसाकर यहाँ ला। मैं उस झाड़ी में छिपा रहूंगा। सियार को भी भूत की बात जंच गई। वह किसी मूर्ख जानवर की तलाश में घूमता घूमता एक कस्बे के बाहर नदी घाट पर पहुंचा। वहां उसे एक मरियल सा गधा घास पर मुंह मारता नजर आया। वह शक्ल से ही बेवकूफ लग रहा था। सियार गधे के निकट जाकर बोला, पाए लागू चाचा, बहुत कमजोर हो आए हो, क्या बात है? गधे ने अपना दुखड़ा रोया, क्या बताऊं भाई, जिस धोबी का मैं गधा हूँ वह बहुत दिन भर ढुलाई करवाता है और चारा कुछ देता नहीं। सियार ने उसे न्योता दिया, चाचा मेरे साथ जंगल चलो ना, वहाँ बहुत हरी हरी घास है, खूब चरना, तुम्हारी सेहत बन जाएगी। गधे ने कान फड़फड़ाए, राम राम, मैं जंगल में कैसे रहूंगा? जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। चाचा, तुम्हें शायद पता नहीं कि जंगल में एक बगुला भगदजी का सत्संग हुआ था। उसके बाद सारे जानवर शाकाहारी बन गए हैं। अब कोई किसी को नहीं खाता। सियार बोला और कान के पास मुंह ले जाकर दाना फेंका। चाचू, पास के कस्बे से बेचारी गधी भी अपने धोबी मालिक के अत्याचारों से तंग आकर जंगल में आ गई थी। वहाँ हरी हरी घास खाकर वह खूब लहरा रही है। तुम उसके साथ घर बसा लेना। गधे के दिमाग पर हरी हरी घास और घर बसाने के सुनहरे सपने छाने लगे। वह सियार के साथ जंगल की ओर चल दिया। जंगल में सियार गधे को उसी झाड़ी के पास ले गया जिसमें भूत छिपा बैठा था। इससे पहले कि भूत मारता, गधे को झाड़ी में भूत की नीली बत्तियों की तरह चमकती आंखें नजर आ गईं। वह डर कर उछला गधा भागा और भागता ही गया। भूत बुझे स्वर में सियार से बोला, भाई इस बार मैं तैयार नहीं था, दोबारा लाओ, इस बार गलती नहीं होगी। सियार दोबारा उस गधे की तलाश में कस्बे में पहुंचा। उसे देखते ही बोला, चाचा तुमने तो मेरी नाक कटवा दी। तुम अपनी दुल्हन से डर कर भाग गए। उस झाड़ी में मुझे 2 चमकती आंखें दिखाई दी थी, जैसे भूत की होती है। मैं भागता न तो क्या करता? गधे ने शिकायत की। सियार झूठ मूठ माथा पीट कर बोला, चाचा, ओ चाचा, तुम भी निरे मूर्ख हो। उस झाड़ी में तुम्हारी दुल्हन थी। जाने कितने जन्मों से वह तुम्हारी राह देख रही थी। तुम्हें देखकर उसकी आंखें चमक उठी तो तुमने उसे भूत समझ लिया। गधा बहुत लज्जित हुआ। सियार की चाल भरी बातें ही ऐसी थी। गधा फिर उसके साथ चल पड़ा। जंगल में झाड़ी के पास पहुंचते ही भूत ने नुकीले हाथों से उसे मार गिराया। इस प्रकार भूत व सियार का भोजन जुटा। सीखा, दूसरों की चिकनी चुपड़ी बातों में आने की मूर्खता कभी नहीं करनी चाहिए। खरगोश की चतुराई। किसी घने वन में एक बहुत बड़ा शेर रहता था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक ही नहीं, तो नहीं कई जानवरों का काम तमाम देता। जंगल के जानवर डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कि जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। सारे जंगल में सनसनी फैल गई। शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना जरूरी था। एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस प्रश्न पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने तय किया कि वे सब शेर के पास जाकर
उनसे इस बारे में बात करें। दूसरे दिन जानवरों के एक दल शेर के पास पहुंचा। उनके अपनी ओर आते देख शेर घबरा गया और उसने गरज कर पूछा, क्या बात है, तुम सब यहाँ क्यों आ रहे हो? जानवर दल के नेता ने कहा, महाराज, हम आपके पास निवेदन करने आए हैं। आप राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं, आप सबको खा भी नहीं पाते। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी कैसे रह सकता है? यदि हम सभी मर जाएंगे तो आप भी राजा नहीं रहेंगे। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपने घर पर ही रहा करें। हर रोज स्वयं आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवरों की बात में सच्चाई है। उसने पल भर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात नहीं है, मैं तुम्हारे सुझाव को मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूंगा मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा, उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले सब जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वह खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर भी था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक तरकीब सोच ही निकाली। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर के घर की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब उसने सिर्फ एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और गरज कर बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो पिद्दी जैसे हो, दूसरे इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सबको ठीक करूंगा। एक एक का काम तमाम न किया तो मेरा नाम ही शेर नहीं, नन्हे खरगोश आदर से जमीन तक झुककर, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ले तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 6 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गए। उसने 5 खरगोशों को मारकर खा लिए। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? कौन है वह? तुमने उसे कहाँ देखा? महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। खरगोश ने कहा, वह जमीन के अंदर बनी एक बड़ी गुफा में से निकला था। वह तो बेवकूफ शेर। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह गुफा से बाहर आया और किसी जानवर की तलाश करने लगा। उसे दूर एक पेड़ के नीचे खरगोश दिखाई दिया। वह पेड़ की छाया में मजे से खेल रहा था। शेर खरगोश को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। खरगोश ने शेर को अपनी ओर आते हुए देखा तो वह जान बचाने के लिए भागने लगा। शेर ने उसका पीछा किया और लपक कर उसे धर दबोचा। शेर ने जो ही खरगोश को मारने के लिए पंजा उठाया कि उसकी निगाह हिरन पर पड़ी। उसने सोचा कि इस नन्हे खरगोश से मेरा पेट भर नहीं सकता, इससे तो हिरन ही अच्छा रहेगा। शेर ने खरगोश को छोड़ दिया। वह हिरन का पीछा करने लगा। हिरन ने शेर को देखा तो जोर जोर से छलांग लगाता हुआ भाग खड़ा हुआ। शेर हिरन को नहीं पकड़ सका। उसके पीछे भागते भागते शेर थक कर चूर हो गया। अंत में उसने हिरन का पीछा करना छोड़ दिया। खरगोश भी हाथ से गया और हिरन भी उसे नहीं मिला। अब शेर खरगोश को छोड़ देने के लिए पछताने लगा। शिक्षा आधी छोड़ सारी को धाये, आधी रहे न सारी पाए। मूर्ख गधा। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक सियार उसका सेवक था। एक बार एक हाथी से शेर की लड़ाई हो गई। शेर बुरी तरह घायल हो गया। वह चलने फिरने में भी असमर्थ हो गया। आहार न मिलने से सियार भी भूखा था। शेर ने सियार से कहा, तुम जाओ और किसी पशु को खोज कर लाओ जिसे मारकर हम अपने पेट भर सके। सियार किसी जानवर की खोज करता हुआ एक गांव में पहुंच गया। वहां उसने एक गधे को घास चरते हुए देखा। सियार गधे के पास गया और बोला, मामा प्रणाम,
बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए हैं। आप इतने दुबले कैसे हो गए? गधा बोला, भाई कुछ मत पूछो, मेरा स्वामी बड़ा कठोर है। वह पेट भर कर घास नहीं देता। इस धूल से सनी हुई घास खाकर पेट भरना पड़ता है। सियार ने कहा। मामा, उधर नदी के किनारे एक बहुत बड़ा घास का मैदान है, आप वहीं चले और मेरे साथ आनंद से रहें। गधे ने कहा। भाई, मैं तो गांव का गधा हूँ, वहाँ जंगली जानवरों के साथ मैं कैसे रह सकूंगा? सियार बोला। मामा, वह बड़ी सुरक्षित जगह है, वहाँ किसी का कोई डर नहीं है। 3 गधियाँ भी वहीं रहती हैं। वे भी एक धोबी के अत्याचारों से तंग होकर भाग आई हैं। उनका कोई पति भी नहीं है। आप उनके योग्य हो, चाहो तो उन तीनों के पति भी बन सकते हो। चलो तो सही। सियार की बात सुनकर गधा लालच में आ गया। गधे को लेकर धूर्त सियार वहां पहुंचा जहां शेर छिपा हुआ बैठा था। शेर ने पंजे से गधे पर प्रहार किया, लेकिन गधे को चोट नहीं लगी और वह डर कर भाग खड़ा हुआ। तब सियार ने नाराज होकर शेर से कहा, तुम एकदम निकम्मे हो गए। जब तुम एक गधे को नहीं मार सकते तो हाथी से कैसे लड़ोगे? शेर झेंपता हुआ बोला। मैं उस समय नहीं था, इसीलिए चूक हो गई। सियार ने कहा। अच्छा, अब तुम पूरी तरह तैयार होकर बैठो, मैं उसे फिर से लेकर आता हूँ। वह फिर गधे के पास पहुंचा। गधे ने सियार को देखते ही कहा, तुम तो मुझे मौत के मुंह में ही ले गए थे। न जाने वह कौन सा जानवर था। मैं बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। सियार ने हंसते हुए कहा, अरे मामा, तुम उसे पहचान नहीं पाए। वह तो गधी थी, उसने तो प्रेम से तुम्हारा स्वागत करने के लिए हाथ बढ़ाया था। तुम तो बिल्कुल कायर निकले और वह बेचारी तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़कर बैठी है। तुम्हें तो बिल्कुल कायर निकले और वह बेचारी तुम्हारे वियोग में खाना पीना छोड़कर बैठी है। तुम्हें तो उसने अपना पति मान लिया है। अगर तुम नहीं चलोगे तो वह प्राण त्याग देगी। गधा एक बार फिर सियार की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। इस बार शेर नहीं चुका। उसने गधे को एक ही झपट्टे में मार दिया। भोजन करने से पहले शेर स्नान करने के लिए चला गया। इस बीच सियार ने उस गधे का दिल और दिमाग खा लिया। शेर स्नान करके लौटा तो नाराज होकर बोला, ओ सियार के बच्चे, तूने मेरे भोजन को जूठा क्यों किया? तूने इसके हृदय और सर क्यों खा लिए? धूर्त सियार गिड़गिड़ाता हुआ बोला, महाराज, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया है। इस गधे का दिल और दिमाग था ही नहीं। यदि इसके होते तो यह दोबारा मेरे साथ कैसे आ सकता था? शेर को सियार की बात पर विश्वास आ गया। वह शांत होकर भोजन करने में जुट गया। सबक, जो दिल और दिमाग से काम नहीं लेते हैं वो हमेशा किसी का शिकार हो जाते हैं, चाहे वो जानवर हो या फिर इंसान। हाथी और चतुर खरगोश एक हरे भरे वन में नदी किनारे हाथियों का एक समूह रहता था, जिसका मुखिया चतुर्दंत नामक हाथी था। वर्षों से वह समूह उस वन में सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था, किंतु एक समय वन अकाल की चपेट में आ गया। नदी का जल सूख गया, वन की हरियाली चली गई और हाथी भूख प्यास से मरने लगे। इस विपत्ति से निकलने की प्रार्थना लिए सभी हाथी अपने मुखिया चतुर्दंत के पास गए और बोले, गजराज, इस अकाल की स्थिति में यदि हम और अधिक इस वन में रहे तो काल का ग्रास बन जाएंगे। यहाँ भूखे प्यासे रहना दुष्कर है। अन्य खोज करें जहाँ जल स्रोत और हरियाली हो। चतुर्दंत विचार मग्न हो गया। कुछ देर विचार करने के बाद वह बोला, यहाँ से कुछ दूरी पर एक तालाब है जो पूरे वर्ष जल से परिपूर्ण रहता है। हमें वहीं चलना चाहिए। कल प्रातः काल ही हम सब उस तालाब की ओर प्रस्थान करेंगे। अगले ही दिन सभी हाथी उस तालाब की ओर चल पड़े। 5 दिन और 5 रात की यात्रा पूर्ण कर वे वहां पहुँचे। जल से पूर्ण तालाब को देख वे बहुत प्रसन्न हुए और दिन भर वहां क्रीड़ा करते रहे। संध्या होने पर वे बाहर निकले। तालाब के किनारे खरगोशों की बस्ती थी, जिसमें उनके असंख्य बिल थे, किंतु हाथी इससे अनभिज्ञ थे। अतः वे खरगोशों के बिलों को रौंदते हुए निकल गए। खरगोशों के बिल तहस नहस हो गए। कई खरगोश घायल हुए और कई मारे गए। हाथियों के जाने के बाद सभी खरगोश एकत्रित हुए और स्वयं पर आए इस संकट के विषय में चर्चा करने लगे। एक खरगोश बोला, हाथियों का समूह प्रतिदिन जल के लिए तालाब में आया करेगा। ऐसे में हमारा यहाँ रहना प्राण घातक होगा। वे हमारे बिलों के साथ हमें भी रौंद देंगे। हम में से कोई भी नहीं बचेगा। हमारा वंश समाप्त हो जाएगा। जीवन है तो सर्वस्व है। जीवन रक्षा के लिए जो संभव हो हमें करना चाहिए।
परिस्थिति कहती है कि हमें जीवन रक्षा के लिए तत्काल इस स्थान को छोड़कर अन्यत्र प्रस्थान करना चाहिए। एक अन्य खरगोश बोला। खरगोश अपनी भूमि छोड़कर अन्यत्र जाने के विचार से दुखी थे। उनका दुख देख लंबकर्ण नामक खरगोश आगे आया और बोला, हम वर्षों से इस भूमि पर निवास कर रहे हैं। हम अपनी भूमि क्यों छोड़े? इस भूमि पर हमारा अधिकार है। हमें हाथियों से बात कर उन्हें यहाँ आने से रोकना चाहिए। किंतु उनसे कौन बात करेगा? कौन उन्हें समझाएगा? सभी खरगोशों ने एक स्वर में पूछा। मैं उनसे बात करूंगा और यहाँ आने से मना करूंगा। लंबकर्ण बोला, किंतु क्या वे तुम्हारी बात मानेंगे? अवश्य मानेंगे। मेरे पास एक युक्ति है। मैं उनसे कहूंगा कि ये तालाब चंद्रमा में बैठे खरगोश का है और उसने आप लोगों का यहाँ आने से मना किया है। संभवतः वे मेरी बात मान जाए। लंबकर्ण बोला। अगले दिन लंबकर्ण हाथियों के मुखिया से मिलने तालाब के मार्ग में स्थित एक ऊंचे टीले पर बैठ गया। जब हाथियों का वहां से गुजरा तो वह हाथियों के मुखिया चतुर्दंत से बोला, गजराज, क्या आपको ज्ञात नहीं यह तालाब चांद में रहने वाले खरगोश का है? आपको बिना उसकी अनुमति के इस तालाब के जल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चतुर्दंत ने पूछा, तुम कौन हो? मैं चांद में रहने वाले खरगोश का संदेशवाहक हूँ। उसने मुझे अपने संदेश के साथ आपसे मिलने भेजा है। लंबकर्ण बोला, संदेश क्या वह है? चतुर्दंत ने फिर से पूछा। संदेश है कि इस पवित्र तालाब में चंद्रदेव का है। जब तुम मुझे तालाब में चंद्रदेव के दर्शन कराओगे तभी मैं यह बात मानूंगा और अपने दल को यहाँ आने से रोकूंगा। चलो मेरे साथ और स्वयं देख लो। कहकर लंबकर्ण चतुर्दंत को तालाब के किनारे ले गया। उस समय तालाब में चांद की छाया पड़ रही थी। लंबकर्ण चतुर्दंत को वह छाया दिखाते हुए बोला, गजराज, देखो तालाब में चांद का वास है। अब तो मेरी बात मान लो। चांद की छाया को चंद्रदेव समझकर चतुर्दंत ने उसे प्रणाम किया और वहाँ से लौट गया। उसके बाद उस तालाब में हाथियों का समूह कभी नहीं आया। सीख, बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। आलसी गधा। एक व्यापारी के पास एक गधा था। वह गधे पर बाजार से माल ढोकर लाता था। एक दिन व्यापारी ने नमक के बड़े बड़े बोरे गधे की पीठ पर लादे। इतने भारी बोझ से गधे का दम निकला जा रहा था। अचानक रास्ते में नदी के किनारे उसका पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। किसी तरह संभल कर वह उठा तो हैरान था क्योंकि उसकी पीठ पर लदा भार अचानक हल्का हो गया था। दरअसल नमक पानी में घुल गया था। अगले दिन फिर व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक के भारी बोरे लादे। गधा जब नदी पर पहुंचा तो जानबूझकर फिसलकर पानी में जा गिरा। उसकी पीठ का भार फिर कम हो गया। गधे के मालिक ने देख लिया था कि आज गधा जानबूझकर फिसला है, इसलिए उसने गधे को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर रुई के बोरे लादे। नदी पर आकर गधा जैसे ही फिसलकर नदी में गया तो रुई ने गुलाब का घमंड। वसंत ऋतु में जंगल के बीचों बीच लगा गुलाब रोज का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर इठला रहा था। पास ही लगे चीड़ पाइन के कुछ पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। एक चीड़ के पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं। मुझे मलाल है कि मैं इसके जैसा सुंदर नहीं हूँ। मित्र, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी के पास सब कुछ तो नहीं हो सकता। दूसरे चीड़ के उसकी इस बात का उत्तर दिया। गुलाब ने उनकी बातें सुन ली और उसे अपनी सुंदरता पर और गुमान हो गया। वह बोला, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तभी सूरजमुखी के फूल ने उसकी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? इन जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम बस उनमें से एक हो, लेकिन सब मुझे देख कर ही तारीफ करते हैं। गुलाब ने इतराते हुए कहा, देखो इस नागफनी कैक्टस के पौधे को, ये कितना बदसूरत है। इस पर तो कांटे ही कांटे हैं, कोई इसकी तारीफ नहीं करता। ये तुम किस तरह की बात कर रही हो? अब की बार चीड़ का पेड़ बोला, तुम में भी तो कांटे हैं, लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। गुलाब को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता। तुम इस तरह मेरे कांटों और उस नागफनी के कांटों की तुलना नहीं कर सकते। हमें बहुत फर्क है। मैं सुंदर हूँ और वो नहीं। तुम में घमंड चढ़ गया है गुलाब। इतना कहकर चीड़ के पेड़ ने अपनी डालियों दूसरी ओर झुका ली। इन सब के बीच नागफनी का पौधा चुपचाप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें नागफनी के पौधे से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर प्रयास करने के बाद गुलाब ने चिढ़कर नागफनी के पौधे से कहा, तुम एक निरर्थक पौधे हो। तुम में न सुंदरता है
न ही तुम किसी काम के हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। गुलाब की बात सुनकर नागफनी को दुख हुआ और वह बोला, भगवान ने किसी को भी निरर्थक जीवन नहीं दिया है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला और वसंत ऋतु चली गई। धूप की तपिश बढ़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया नागफनी के पौधे पर चोंच गड़ाकर बैठी है। कुछ देर बाद वह चिड़िया वहां से उड़ गई। वह चिड़िया ताजगी से भरी लग रही थी। गुलाब को ये बात समझ नहीं आई कि वह चिड़िया नागफनी पर बैठकर क्या कर रही थी। उसने चीड़ के पेड़ से पूछा, ये चिड़िया क्या कर रही थी? चीड़ के पेड़ ने कहा, ये चिड़िया नागफनी के पौधे से पानी ले रही है। ओह, लेकिन क्या इसके चोंच गड़ाने से नागफनी को दर्द नहीं हुआ होगा? गुलाब ने पूछा, अवश्य हुआ होगा, किंतु दयालु नागफनी चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकता था। चीड़ के पेड़ ने उत्तर दिया, ओह, तो इस गर्मी में नागफनी के पास पानी है, मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। गुलाब उदास हो गया। तुम नागफनी से मदद क्यों नहीं मांगते? वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगा। चिड़िया अपनी चोंच में भरकर तुम्हारे पास ले आएगी। चीड़ के पेड़ ने सलाह दी। गुलाब नागफनी से कैसे मदद मांगता? उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत बुरा भला कहा था, लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार एक दिन उसने नागफनी से मदद मांग ही ली। नागफनी दयालु था, वह मदद के लिए फौरन राजी हो गया। चिड़िया भी मदद को आगे आई। उसने नागफनी से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधे की जड़ों में डाल दिया। गुलाब का पौधा फिर से तरोताजा हो गया। गुलाब को समझ आ गया था कि किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। उसने नागफनी से माफी मांग ली। सीखे, किसी की शक्ल देखकर कोई राय नहीं बनानी चाहिए। इंसान की बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। दो, हर किसी को भगवान ने अलग अलग गुणों से नवाजा है, इसलिए अपने गुणों पर अभिमान मत करो। एक दूसरे की सहायता से ही जीवन आगे बढ़ता है। दो घड़ों की कहानी। नदी किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। नदी गांव के लोगों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत थी, लेकिन जब बरसात के मौसम आया और गांव में कई दिनों तक घनघोर बारिश हुई तो नदी में बाढ़ गई। बाढ़ का पानी पूरे गांव में भर। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भागना पड़ा। बाढ़ के पानी में लोगों के घरों की कई चीजें बहने लगी। उनमें दो घड़े भी थे, एक पीतल का घड़ा था और एक मिट्टी का। दोनों ही घड़े पानी में खुद को बचाने का प्रयत्न कर रहे थे। पीतल के कठोर और मजबूत घड़े ने जब मिट्टी के घड़े से कहा, मित्र सुनो, तुम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत कमजोर हो। बाढ़ के इस पानी में तुम अधिक दूर तक नहीं जा पाओगे और डूब जाओगे। मेरी बात मानो और मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें डूबने से बचा लूंगा। मिट्टी के घड़े ने पीतल के घड़े को देखा और उत्तर दिया, मित्र, तुम्हारी सहायता के प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मेरा तुम्हारे आसपास रहना मेरे सलामती के लिए उचित नहीं है। तुम ठहरे पीतल के बने घड़े और मैं मिट्टी का घड़ा। तुम बहुत कठोर और मजबूत हो। अगर तुम मुझसे टकरा गए तो मैं तो चकनाचूर हो जाऊंगा। इसलिए तुमसे दूर रहने में ही मेरी भलाई है। मैं स्वयं ही खुद को बचाने का प्रयास करता हूँ। भगवान ने चाहा तो किसी तरह किनारे तक पहुँच ही जाऊंगा। इतना कहने के बाद मिट्टी का घड़ा दूसरी दिशा में बहने का प्रयत्न करने लगा और धीरे धीरे पानी के बहाव के साथ नदी किनारे पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर पीतल का भारी घड़ा भी प्रयत्न करता रहा, लेकिन नदी के पानी के तेज बहाव में खुद को संभाल नहीं पाया। उसमें पानी भर गया और वह डूब गया। सीख विपरीत गुणों की अपेक्षा एक समान गुण वाले अच्छी मित्रता कायम कर पाते हैं। आलसी गधा। एक व्यापारी के पास एक गधा था। वह गधे पर बाजार से माल ढोकर लाता था। एक दिन व्यापारी ने नमक के बड़े बड़े बोरे गधे की पीठ पर लादे। इतने भारी बोझ से गधे का दम निकला जा रहा था। अचानक रास्ते में नदी के किनारे उसका पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। किसी तरह संभल कर वह उठा तो हैरान था, क्योंकि उसकी पीठ पर लदा भार अचानक हल्का हो गया था। दरअसल नमक पानी में घुल गया था। अगले दिन फिर व्यापारी ने गधे की पीठ पर नमक के भारी बोरे लादे। गधा जब नदी पर पहुंचा तो जानबूझकर फिसलकर पानी में जा गिरा। उसकी पीठ का भार फिर कम हो गया। गधे के मालिक ने देख लिया था कि आज गधा जानबूझकर फिसला है, इसलिए उसने गधे को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन उसने गधे की पीठ पर रुई के बोरे लादे। नदी पर आकर गधा जैसे ही फिसलकर नदी में गया तो रुई ने पानी सोख लिया और भारी हो गई। गधे को अब शिव रक्षा एनिमल्स कार्टून
दो दोस्त एक घने जंगल से गुजर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक भालू उनकी तरफ आ रहा है तो उनमें से एक शीघ्र ही ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया और छुप गया। परंतु दूसरा दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। वह असहाय सा